अध्याय 11 बजट 2022-23। चलिए हम लोग अध्याय 11 में बजट 2022-23 देखेंगे। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुई किसी भी आय पर कितने प्रतिशत की दर से कर आरोपित करने का प्रावधान किया गया है? 30%। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुई किसी भी आय पर कितने प्रतिशत की दर से कर आरोपित करने का प्रावधान किया गया है? 30%। केंद्रीय बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार सरकार ने 8 रोपवे परियोजनाओं के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबी रोपवे के निर्माण की योजना बनाई है? 60 किलोमीटर। केंद्रीय बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार सरकार ने 8 रोपवे परियोजनाओं के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबी रोपवे के निर्माण की योजना बनाई है? 60 किलोमीटर। केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी राशि के परिव्यय से रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस प्रोग्राम को प्रारंभ किए जाने का प्रस्ताव है? 6,000 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी राशि के परिव्यय से रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस रैम्प प्रोग्राम को प्रारंभ किए जाने का प्रस्ताव है? 6,000 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के अनुसार केंद्र सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों से प्राप्त सकल कर राजस्व के मामले में सही अवरोही क्रम कौन सा है? माल और सेवा कर, निगम कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के अनुसार केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों से प्राप्त सकल कर राजस्व के मामले में सही अवरोही क्रम कौन सा है? माल और सेवा कर, फिर निगम कर, फिर केंद्रीय उत्पाद शुल्क और फिर सीमा शुल्क। बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण करने की घोषणा की गई है? 400। बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण करने की घोषणा की गई है? 400। केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? 4। केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? 4। बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा गया है? 6.4%। बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया है? 6.4%। केंद्रीय बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की आर्थिक विकास दर के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? 9.2%। केंद्रीय बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की आर्थिक विकास दर के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? 9.2%। बजट 2022-23 में रेलवे के संदर्भ में कौन सी घोषणा नहीं की गई है? 200 नई वंदे भारत ट्रेन। बजट 2022-23 में रेलवे के संदर्भ में कौन सी घोषणा नहीं की गई है? 200 नई वंदे भारत ट्रेन। केंद्रीय बजट के अंतर्गत रसायन मुक्त खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु गंगा नदी के दोनों तरफ कितने किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर विकसित किए जाने की घोषणा की गई है? 5 किलोमीटर। केंद्रीय बजट के अंतर्गत रसायन मुक्त खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु गंगा नदी के दोनों तरफ कितने किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर विकसित किए जाने की घोषणा की गई है? 5 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी घोषणाएं बजट 2022-23 के संदर्भ में सही नहीं है? वर्ष 2025 तक 5G का प्रारंभ। निम्नलिखित में से कौन सी घोषणाएं बजट 2022-23 के संदर्भ में सही नहीं है? वर्ष 2025 तक 5G का प्रारंभ। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने हेतु केंद्रीय बजट 2022-23 में संपूर्ण रक्षा खरीद हेतु केंद्रीय बजट 2022-23 में संपूर्ण रक्षा खरीद बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा भारतीय कंपनियों के हथियार खरीदने हेतु सुरक्षित रखा गया है? 68%। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने हेतु केंद्रीय बजट 2022-23 में संपूर्ण रक्षा खरीद हेतु केंद्रीय बजट 2022-23 में संपूर्ण रक्षा खरीद बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा भारतीय कंपनियों के हथियार खरीदने हेतु सुरक्षित रखा गया है?
68%। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कुल कितने नए मकान बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है? 80 लाख। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कुल कितने नए मकान बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है? 80 लाख। वर्ष 2022-23 को बजट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष घोषित किया गया है? अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष। वर्ष 2022-23 को बजट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष घोषित किया गया है? अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष। केंद्रीय बजट के अंतर्गत उत्तर पूर्व क्षेत्र के विकास हेतु उत्तर पूर्व परिषद के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? उत्तर पूर्व विकास पहल। केंद्रीय बजट के अंतर्गत उत्तर पूर्व क्षेत्र के विकास हेतु उत्तर पूर्व परिषद के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? उत्तर पूर्व विकास पहल। वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु कुल कितनी धनराशि का बजट प्रस्तुत किया गया है? 39.4 लाख करोड़। वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु कुल कितनी धनराशि का बजट प्रस्तुत किया गया है? 39.4 लाख करोड़। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार डिजिटल बैंकिंग की सुविधा को देश के प्रत्येक नागरिक तक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देश के कितने जिलों में डिजिटल बैंकिंग इकाइयां प्रारंभ की जाएगी? 75। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार डिजिटल बैंकिंग की सुविधा को देश के प्रत्येक नागरिक तक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देश के कितने जिलों में डिजिटल बैंकिंग इकाइयां प्रारंभ की जाएगी? 75। केंद्रीय बजट 2022 में किसी भी दीर्घकालिक पूंजी लाभ के हस्तांतरण पर अधिभार को कितने प्रतिशत तक सीमित करने का प्रस्ताव किया गया है? 15%। केंद्रीय बजट 2022 के किसी भी दीर्घकालिक पूंजी लाभ के हस्तांतरण पर अधिभार को कितने प्रतिशत तक सीमित करने का प्रस्ताव किया गया है? 15%। बजट 2022-23 में पीएम ई विद्या के अंतर्गत कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के लिए वर्तमान में उपलब्ध 12 टीवी चैनलों को बढ़ाकर कुल कितने चैनल किए जाने की घोषणा की गई है? 200। बजट 2022-23 में पीएम ई विद्या के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक के लिए वर्तमान में उपलब्ध 12 टीवी चैनलों को बढ़ाकर कुल कितने चैनल किए जाने की घोषणा की गई है? 200। केंद्रीय वित्त बजट 2022-23 में अल्पकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? मार्च 2023 तक के लिए। केंद्रीय वित्तीय बजट 2022-23 में अल्पकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? मार्च 2023 तक के लिए। केंद्रीय बजट 2022-23 में केंद्र और राज्य सरकार दोनों के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा को 10% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी गई है? 14%। केंद्रीय बजट 2022-23 में केंद्र और राज्य सरकार दोनों के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा को 10% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी गई है? 14%। केंद्रीय बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए दी जाने वाले सब्सिडी में किस क्षेत्र को सर्वाधिक आवंटन का प्रस्ताव है? खाद्य क्षेत्र। केंद्रीय बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए दी जाने वाली सब्सिडी में किस क्षेत्र को सर्वाधिक आवंटन का प्रस्ताव है? खाद्य क्षेत्र। बजट 2022-23 के अनुसार किस मंत्रालय के अंतर्गत सर्वाधिक खर्च का प्रावधान किया गया है? रक्षा मंत्रालय। बजट 2022-23 के अनुसार किस मंत्रालय के अंतर्गत सर्वाधिक खर्च का प्रावधान किया गया है? रक्षा मंत्रालय। केंद्रीय बजट 2022-23 में शब्द अमृतकाल किससे संबंधित है? भारत की स्वतंत्रता के 75 से 100 वर्ष तक की अवधि। केंद्रीय बजट 2022-23 में शब्द अमृतकाल किससे संबंधित है? भारत की स्वतंत्रता के 75 से 100 वर्ष तक की अवधि से। बजट 2022-23 में सरकार की कुल आय में अन्य देयताओं से कितने प्रतिशत प्राप्ति का अनुमान है? 35%। बजट 2022-23 में सरकार की कुल आय में अन्य देयताओं से कितने प्रतिशत प्राप्ति का अनुमान है? 35%। अध्याय 12 कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? बहुफसलीय योजना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? बहुफसलीय योजना। राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का उद्देश्य है कृषि भूमि में उर्वरकों के अति उपयोग को रोकना।
राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का उद्देश्य है कृषि भूमि में उर्वरकों के अति उपयोग को रोकना। निम्नांकित में से कौन सा उपाय कृषि संरचना को कृषि विकास के लिए प्रेरक बनाने हेतु अपनाया गया है? उपरोक्त सभी यानी मध्यस्थों की समाप्ति, भूधृति सुधार और जोतों की हदबंदी। निम्नांकित में से कौन सा उपाय कृषि संरचना को कृषि विकास के लिए प्रेरक बनाने हेतु अपनाया गया है? उपरोक्त सभी मध्यस्थों की समाप्ति, भूधृति सुधार और जोतों की हदबंदी। भारत में सीमांत जोत का आकार है 1 हेक्टेयर से कम। भारत में सीमांत जोत का आकार है 1 हेक्टेयर से कम। भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रभावी कारण है? ग्रामीण निर्धनता। भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रभावी कारण है? ग्रामीण निर्धनता। भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है। कपास की फसल के लिए। भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है कपास की फसल के लिए। भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है लगभग 14 करोड़ हेक्टेयर। भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है लगभग 14 करोड़ हेक्टेयर। कृषि उत्पादन में काष्ठ के हलों के स्थान पर इस्पात के हलों का उपयोग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकीय प्रगति का। कृषि उत्पादन में काष्ठ के हलों के स्थान पर इस्पात के हलों का उपयोग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकीय प्रगति का। निम्न में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश। निम्न में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कृषि उत्पादन को प्रभावित करने वाले संस्थागत कारक हैं? जमींदारी प्राप्ति का उन्मूलन, मध्यस्थों का अंत और खेतों का अविभाजन व विखंडन रोकना। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? कथन 1, 2 और 3 सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कृषि उत्पादन को प्रभावित करने वाले संस्थागत कारक हैं? जमींदारी प्राप्ति का उन्मूलन, मध्यस्थों का अंत और खेतों का उपविभाजन व विखंडन रोकना। आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन कृषि विपणन और कृषि अनुकूल सुधार सूचकांक जारी करता है? नीति आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन कृषि विपणन और कृषक अनुकूल सुधार सूचकांक जारी करता है? नीति आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पाद अपने निर्यात से देश के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है? चावल। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पाद अपने निर्यात से देश के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है? चावल। भारत ने राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त कर ली है परंतु पारिवारिक सुरक्षा नहीं प्राप्त की है। निम्न कथन से हम क्या समझते हैं? खाद्यान्न स्टॉक पर्याप्त है परंतु सभी परिवारों को उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य नहीं है। भारत ने राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त कर ली है परंतु पारिवारिक सुरक्षा नहीं प्राप्त की है। निम्न कथनों से हम क्या समझते हैं? खाद्यान्न स्टॉक पर्याप्त है परंतु सभी परिवारों को उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य नहीं है। भारत द्वारा आयातित कृषि जिन्सों में पिछले 5 वर्ष में निम्नलिखित में से किस एक का मूल्य के आधार पर अधिकतम आयात रहा है? वनस्पति तेल। भारत द्वारा आयातित कृषि जिन्सों में पिछले 5 वर्षों में निम्नलिखित में से किस एक का मूल्य के आधार पर अधिकतम आयात रहा है? वनस्पति तेल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है? विश्व में भारत एकमात्र देश है जो रेशम के ज्ञात सभी 5 व्यापारिक प्रकार उत्पन्न करता है। केवल कथन 1 सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथन में से कौन सा ऐसे सही है या है? विश्व में भारत एकमात्र देश है जो रेशम के ज्ञात सभी 5 व्यापारिक प्रकार उत्पन्न करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? सहकारी कृषि। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? सहकारी कृषि। भारत में कृषि आय कर लगाया जा सकता है राज्य सरकारों द्वारा। भारत में कृषि आय कर लगाया जा सकता है राज्य सरकारों द्वारा। विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य है कृषि निर्यात का संवर्धन।
विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य है कृषि निर्यात का संवर्धन। जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम का प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश। जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम का प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश। काली क्रांति ब्लैक रिवॉल्यूशन संबंधित है कच्चा तेल उत्पादन से। काली क्रांति ब्लैक रिवॉल्यूशन संबंधित है कच्चा तेल उत्पादन से। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नांकित में से किस योगदान से जाना जाता है? उपरोक्त सभी, यानी राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और खाद्यान्न आपूर्ति, इन सभी से। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नांकित में से किस योगदान से जाना जाता है? उपरोक्त सभी, यानी राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और खाद्यान्न आपूर्ति, इन सभी से। भारत में फसल बीमा योजना का शुभ आरंभ हुआ वर्ष 1985 में। भारत में फसल बीमा योजना का शुभ आरंभ हुआ वर्ष 1985 में। व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई वर्ष 1999 में। व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई वर्ष 1999 में। 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को जितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था वह संख्या है 15। 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को जितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था वह संख्या है 15। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राष्ट्रीय बागवानी मिशन नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन से आच्छादित है? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राष्ट्रीय बागवानी मिशन नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन से आच्छादित है? उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है? वित्तीय सहायता प्रदान करना। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है? वित्तीय सहायता प्रदान करना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अंशदान नहीं देता है? निजी धन उधार देने का प्रचलन। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अंशदान नहीं देता है? निजी धन उधार देने का प्रचलन। विश्व में हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन ई बोरलॉग। विश्व में हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन ई बोरलॉग। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है पंतनगर। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है पंतनगर। भारत में हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन जब आरंभ हुई तो निम्नलिखित में से कौन इससे संबंधित नहीं था? रफी अहमद किदवई। भारत में हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन जब आरंभ हुई तो निम्नलिखित में से कौन इससे संबंधित नहीं था? रफी अहमद किदवई। निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी से कि 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? बीज उर्वरक जल तकनीकी। निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? बीज उर्वरक जल तकनीकी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य है? इस योजना में निहित उपादान का भार कम हो सके। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य है। इस योजना में निहित उपादान का भार कम हो सके। ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नांकित में से है दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नांकित में से है दुग्ध उत्पादन से। हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए? पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश। हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी कर्नाटक में।
मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी कर्नाटक में। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? जैविक खेती। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? जैविक खेती। हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से। हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से। विशेष कृषि उपज योजना का संबंध है कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल से। विशेष कृषि उपज योजना का संबंध है कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल से। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं आता है? ड्रिप सिंचाई। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं आता है? ड्रिप सिंचाई। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था वर्ष 1998-99 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था वर्ष 1998-99 में। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से। निम्नांकित में से किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप प्रारंभ किया है? HDFC बैंक। निम्नांकित में से किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप प्रारंभ किया है? HDFC बैंक। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन है नेफेड। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन है नेफेड। भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम। भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम। निम्नलिखित में से किस वर्ष खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि दर ऋणात्मक रही? वर्ष 2002-3 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि दर ऋणात्मक रही? वर्ष 2002 से 3 में। सुनहले चावल गोल्डन राइस में प्रचुरता सृजित की गई है विटामिन ए की। सुनहले चावल यानी गोल्डन राइस में प्रचुरता सृजित की गई है विटामिन ए की। कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है अस्थायित्वहीन। कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है अस्थायित्वहीन। किसी फार्म के चल लागत पूंजी में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? भूमि राजस्व। किसी फार्म के चल लागत पूंजी में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? भूमि राजस्व। निम्नलिखित में से कौन कृषि वित्त का प्रमुख सिद्धांत है? उपरोक्त सभी यानी उद्देश्य, व्यक्ति और उत्पादकता नियोजन। निम्नलिखित में से कौन कृषि वित्त का प्रमुख सिद्धांत है? उपरोक्त सभी, उद्देश्य, व्यक्ति और उत्पादकता नियोजन। वित्तीय वर्ष 2021 के लिए कृषि की विकास दर कितने प्रतिशत आंकी गई है? 3.4%। वित्तीय वर्ष 2021 के लिए कृषि की विकास दर कितने प्रतिशत आंकी गई है? 3.4%। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत FRP को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता या करती है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत FRP को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति। भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को भुगतान किए गए बोनस यदि कुछ है के साथ साथ और क्या शामिल है? प्रापण, प्रासंगिक प्रभार तथा वितरण लागत। भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को भुगतान किए गए बोनस यदि कुछ है के साथ साथ और क्या शामिल है? प्रापण, प्रासंगिक प्रभार तथा वितरण लागत। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है अधिप्राप्ति मूल्य। मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है वह है अधिप्राप्ति मूल्य।
अध्याय 13 उद्योग एवं औद्योगिक विकास, इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के सकल मूल्य वृद्धि ऋणात्मक होने की संभावना व्यक्त की गई है? उद्योग एवं सेवा क्षेत्र। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अर्थव्यवस्था के लिए किस क्षेत्र के सकल मूल्य वृद्धि ऋणात्मक होने की संभावना व्यक्त की गई है? उद्योग एवं सेवा क्षेत्र। भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? QCI का गठन भारत सरकार तथा भारतीय उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था, यह सही है। QCI के अध्यक्ष की नियुक्ति उद्योग द्वारा सरकार को की गई संस्तुतियों पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, यह भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही है। एक बार फिर से देखेंगे। भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? QCI का गठन भारत सरकार तथा भारतीय उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था, यह सही है। QCI के अध्यक्ष की नियुक्ति उद्योग द्वारा सरकार को की गई संस्तुतियों पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, यह भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक या आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? दिल्ली, मुंबई। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक या आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? दिल्ली, मुंबई। सरकार ने भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात में वृद्धि हेतु आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत कितने प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादक से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजना की घोषणा की है? 10. सरकार ने भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात में वृद्धि हेतु आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत कितने प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादक से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजना की घोषणा की है? 10. मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया सितंबर 2014 में। मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया सितंबर 2014 में। सहकारी इकाइयों की दशा में किस क्षेत्र को विकास की ऊंची दर प्राप्त हुई है? सूती वस्त्र। सहकारी इकाइयों की दशा में किस क्षेत्र को विकास की ऊंची दर प्राप्त हुई है? सूती वस्त्र। 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है? अधिकरणों यानी ट्रिब्यूनल्स की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक। 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है? अधिकरणों, ट्रिब्यूनल्स की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक। विनिर्माण क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया जाता है? निर्माण उद्योग को। विनिर्माण क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया जाता है? निर्माण उद्योग। निम्न में से कौन सा नवरत्न में शामिल है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। निम्न में से कौन सा नवरत्न में शामिल है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सम्मिलित नहीं है? निर्माण। भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सम्मिलित नहीं है? निर्माण। विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज की नीति देश में सर्वप्रथम आरंभ हुई वर्ष 2000 में। विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी सेज की नीति देश में सर्वप्रथम आरंभ हुई वर्ष 2000 में। भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वह है कुटीर उद्योग। भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वह है कुटीर उद्योग। निम्न में से किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को 4 नवरत्न कंपनियों को दिया गया महारत्न का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ? BEL। निम्न में से किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को 4 नवरत्न कंपनियों को दिया गया महारत्न का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ? BEL। औद्योगिक उपभोक्ता सूचकांक वर्ष 2001 को बदलकर किस आधार वर्ष बनाया गया? 2016। औद्योगिक उपभोक्ता सूचकांक वर्ष 2001 को बदलकर किसे आधार वर्ष बनाया गया? 2016 को। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए, उत्तर निम्न कूटों के आधार पर दीजिए। चलिए देखते हैं इन कथनों में से कौन सा कथन सही है। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में आधारभूत एवं भारी उद्योग है, यह सही है।
सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्योग लाभदायक है, यह कथन गलत है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में नौकरियों की सुरक्षा है, यह सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कथन 1 और 3 सही है। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए, उत्तर निम्न कूटों के आधार पर दीजिए। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में आधारभूत एवं भारी उद्योग है, यह कथन सही है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में नौकरियों की सुरक्षा है, यह भी सही है। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। निम्न में से कौन एक भारत के सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था है? खनिज एवं धातु व्यापार निगम। निम्न में से कौन एक भारत के सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था है? खनिज एवं धातु व्यापार निगम। भारत में अक्टूबर 2019 से महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 10। भारत में अक्टूबर 2019 से महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 10। निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहित नहीं है? डिजिटल इंडिया। निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहित नहीं है? डिजिटल इंडिया। भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु स्तरीय व कुटीर उद्योगों को मुख्यतः इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वे अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं। भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु स्तरीय व कुटीर उद्योगों को मुख्यतः इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वे अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं। भारत सरकार ने निम्नलिखित एल्यूमीनियम कंपनियों में किस एक को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है? नालको। भारत सरकार ने निम्नलिखित एल्यूमीनियम कंपनियों में किस एक को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है? नालको। नवरत्न में सम्मिलित सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है MTNL। नवरत्न में सम्मिलित सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है MTNL। निम्नलिखित से कौन भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है? सूती वस्त्र। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है? सूती वस्त्र। निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु उद्योगों की समस्या नहीं है? हड़ताल एवं तालाबंदी। निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु उद्योगों की समस्या नहीं है? हड़ताल एवं तालाबंदी। भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात निर्मित किए गए थे? भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात निर्मित किए गए थे? भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तारापोर समिति बैंकों में ग्राहक सेवा, यह सही सुमेलित नहीं है। गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता की समस्या, यह सही है। जानकी रमन समिति शेयर घोटाले की जांच पड़ताल, यह सही है। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार, यह भी सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। तारापोर समिति बैंकों में ग्राहक सेवा, यह सही नहीं है। गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता की समस्या से संबंधित है, यह सही है। जानकी रमन समिति शेयर घोटाले की जांच पड़ताल से संबंधित है, यह भी सही है। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है, यह भी सही है। सुमेलित कीजिए। सरकारी नीति और उनके वर्ष को सुमेलित करेंगे। सूचना तकनीक नीति 2000, खनिज नीति 2011, होटल नीति 2006 और औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2010। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। एक बार फिर से देखेंगे। सुमेलित कीजिए सरकारी नीति और उनके वर्ष। कौन सी सरकारी नीति किस वर्ष में आई थी? एक बार फिर से सुमेलित करेंगे। सूचना तकनीक नीति 2000, खनिज नीति 2011, होटल नीति 2006 और औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2010। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए मेगा फूड पार्क्स योजना का उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अवसंरचना यानी ढांचागत सुविधाओं में सुधार लाना। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए मेगा फूड पार्क्स योजना का उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अवसंरचना यानी ढांचागत सुविधाओं में सुधार लाना। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? टिस्को। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? टिस्को। भारत में 8 कोर सेक्टर में किसे शामिल नहीं किया गया है? रसायन। भारत में 8 कोर सेक्टर में किसे शामिल नहीं किया गया है?
रसायन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए एक बार फिर से हम लोग सूची 1 को सूची 2 से मिलाएंगे। सूची 1 में संगठन का प्रकार दिया गया है और सूची 2 में उनके महत्वपूर्ण लक्षण दिए गए हैं, जिसका हम लोग मिलान करेंगे। एकल व्यापारी, असीमित दायित्व, साझेदारी, संविदात्मक संबंध, सहकारिताएं, कमजोर वर्ग की उन्नति और सार्वजनिक समिति कंपनी, जोखिम उठाने वालों की बड़ी संख्या। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में संगठन का प्रकार और सूची 2 में उनके महत्वपूर्ण लक्षण दिए गए हैं। इसका मिलान कर लेंगे। एकल व्यापारी, असीमित दायित्व, साझेदारी, संविदात्मक संबंध, सहकारिताएं, कमजोर वर्गों की उन्नति और सार्वजनिक सीमित कंपनी, जोखिम उठाने वालों की बड़ी संख्या। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन में समाहित है उपयुक्त सभी, यानी सार्वजनिक उद्यमों को निजी क्षेत्र को बचाना, सार्वजनिक उद्यम इक्विटी का विनिवेश और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रबंधन में निजी क्षेत्र की सहभागिता। निजीकरण प्राइवेटाइजेशन में समाहित है उपयुक्त सभी, सार्वजनिक उद्यमों के निजी क्षेत्र को बेचना, सार्वजनिक उद्यम इक्विटी का विनिवेश और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रबंधन में निजी क्षेत्र की सहभागिता। डी के कर्वे समिति का संबंध है लघु उद्योगों के विकास से। डी के कर्वे समिति का संबंध है लघु उद्योगों के विकास से। वैश्विक आर्थिक महामंदी का दौर प्रारंभ हुआ था वर्ष 1929 में। वैश्विक आर्थिक महामंदी का दौर प्रारंभ हुआ था वर्ष 1929 में। जोखिम पूंजी, रिस्क कैपिटल से क्या तात्पर्य है? नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई निधियां। जोखिम पूंजी यानी रिस्क कैपिटल से क्या तात्पर्य है? नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई निधियां। प्रधानमंत्री मुद्रा पीएम मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है? लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना। प्रधानमंत्री मुद्रा पीएम मुद्रा योजना का लक्ष्य है लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स निकालता है? श्रम ब्यूरो। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स निकालता है? श्रम ब्यूरो। भारत में टाटा आयरन स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना कब की गई थी? 1907 ईस्वी में। भारत में टाटा आयरन स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना कब की गई थी? 1907 ईस्वी में। भारत में पर्यटन और होटल उद्योग का विकास निम्नलिखित में से किसका कार्य है? आईटीडीसी। भारत में पर्यटन और होटल उद्योग का विकास निम्नलिखित में से किसका कार्य है? आईटीडीसी का। भारत में सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है परिवहन और संचार और होटल। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। भारत में सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है परिवहन और संचार और होटल। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। जेनेटिक उद्योग, जेनेटिक इंडस्ट्री में सम्मिलित है कृषि। जेनेटिक उद्योग यानी जेनेटिक इंडस्ट्री में सम्मिलित है कृषि। उद्यम पूंजी से के संबंध में कौन सा एक कथन सही है? इसमें पूंजी निवेश से शेयरों के समतुल्य स्वामित्व प्राप्त होता है। उद्यम पूंजी के संबंध में कौन सा एक कथन सही है? इसमें पूंजी निवेश से शेयरों के समतुल्य स्वामित्व प्राप्त होता है। शीशा उद्योग व कांच उद्योग भारत के किस नगर में सर्वाधिक विकसित है? फिरोजाबाद में। शीशा उद्योग व कांच उद्योग भारत के किस नगर में सर्वाधिक विकसित है? फिरोजाबाद में। निम्नलिखित में से कौन एक तृतीयक क्रियाकलाप है? विपणन। निम्नलिखित में से कौन एक तृतीयक क्रियाकलाप है? विपणन।
निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे श्रमिक की मजदूरी दर को सर्वोत्तम वर्णित करता है? श्रम का क्रय विक्रय जिस दर पर किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे श्रमिक की मजदूरी दर को सर्वोत्तम वर्णित करता है? श्रम का क्रय विक्रय जिस दर पर किया जाता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज अधिनियम कब पारित किया गया? वर्ष 2005 में। विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज अधिनियम कब पारित किया गया? वर्ष 2005 में। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का घटता हुआ सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? सेवाएं, उद्योग और कृषि। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का घटता हुआ सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? पहले सेवाएं, फिर उद्योग, फिर कृषि। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में सर्वाधिक योगदान है? सेवा क्षेत्र का। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में सर्वाधिक योगदान है? सेवा क्षेत्र। वित्तीय वर्ष 2021 में उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में क्रमशः कितनी प्रतिशत की कमी आने का अनुमान है? 9.6 एवं 8.8। वित्तीय वर्ष 2021 में उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में क्रमशः कितनी प्रतिशत की कमी आने का अनुमान है? 9.6 एवं 8.8। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय विनिर्माण नीति एनएमपी कब जारी की थी? 4 नवंबर 2011 को। भारत सरकार ने राष्ट्रीय विनिर्माण नीति एनएमपी कब जारी की थी? 4 नवंबर 2011 को। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत के कुल निर्यातों में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? 48%। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत के कुल निर्यातों में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? 48%। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड BIFR संबंधित है रुग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं वित्तीयन से। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड BIFR संबंधित है रुग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं वित्तीयन से। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका प्रयोजन SC या ST एवं महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है, यह सही है। या सिडबी के माध्यम से पुनर्वित्त का प्रावधान करता है, यह भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों कथन सही है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है? इसका प्रयोजन ST या SC एवं महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है, यह कथन सही है। यह सिडबी के माध्यम से पुनर्वित्त का प्रावधान करता है, यह कथन भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। कथन 1 और 2 दोनों सही है। अध्याय 14 जनसांख्यिकीय सिद्धांत एवं जनगणना डेमोग्राफिक थ्योरी एंड सेंसस। वर्ष 2021 की जनगणना का मुख्य विषय यानी थीम क्या है? जन भागीदारी से जन कल्याण। वर्ष 2021 की जनगणना का मुख्य विषय यानी थीम क्या है? जन भागीदारी से जन कल्याण। बजट 2021-22 में देश की पहली डिजिटल जनगणना हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है? 3,768 करोड़। बजट 2021-22 में देश की पहली डिजिटल जनगणना हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है? 3,768 करोड़। भारत के किस राज्य में महिला पुरुष अनुपात 1000 से अधिक है? केरल। भारत के किस राज्य में महिला पुरुष अनुपात 1000 से अधिक है? केरल। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत भारत के किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत भारत के किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। योजना आयोग द्वारा वर्ष 2011-12 में कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर 85% से ऊपर करने का लक्ष्य था, जिसे जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार प्राप्त कर लिया गया है? 10।
योजना आयोग द्वारा वर्ष 2011-12 में कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर 85% से ऊपर करने का लक्ष्य था, जिसे जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार प्राप्त कर लिया गया है? 10। अधोलिखित में महिला साक्षरता का न्यूनतम प्रतिशत पाया जाता है? बिहार में। अधोलिखित में महिला साक्षरता का न्यूनतम प्रतिशत पाया जाता है बिहार में। निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? 1921। निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? 1921। भारत में उच्च शिशु मृत्यु दर वर्ष 2011 संबंधित है? मध्य प्रदेश। भारत में उच्च शिशु मृत्यु दर वर्ष 2011 संबंधित है मध्य प्रदेश से। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार भारतीय जनसंख्या है 3 अवस्था की ओर। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार भारतीय जनसंख्या है 3 अवस्था की ओर। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत यानी ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी के प्रवर्तक थे डाल्टन। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी के प्रवर्तक थे डाल्टन। किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? जैन। किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? जैन। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर है नागालैंड की। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर है नागालैंड का। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं की साक्षरता दर सर्वाधिक है? लक्षद्वीप। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं की साक्षरता दर सर्वाधिक है? लक्षद्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ष के दौरान संशोधित जन्म दर को दर्शाता है? प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्मे शिशुओं की संख्या। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ष के दौरान संशोधित जन्म दर को दर्शाता है? प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्मे शिशुओं की संख्या। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को प्रतिपादित किया था एफ.डब्ल्यू. नोटेस्टीन ने। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को प्रतिपादित किया था एफ.डब्ल्यू. नोटेस्टीन ने। निम्नांकित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जातियों का प्रतिशत अनुपात सर्वाधिक है? पंजाब। निम्नांकित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जातियों का प्रतिशत अनुपात सर्वाधिक है? पंजाब। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है जलवायु। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है जलवायु। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। जनसंख्या के आयु लिंग संगठन को निरूपित करने की सर्वोत्तम विधि है पिरामिड आरेख। जनसंख्या के आयु लिंग संगठन को निरूपित करने की सर्वोत्तम विधि है पिरामिड आरेख। जनगणना 2011 में 2001 की तुलना में साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 8.2%। जनगणना 2011 में 2001 की तुलना में साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 8.2%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? 382। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? 382। समान जनसंख्या घनत्व दर्शाने वाली रेखा है आइसोपाइनिक। समान जनसंख्या घनत्व दर्शाने वाली रेखा है आइसोपाइनिक। 2011 की जनगणना अनुसार एक व्यक्ति प्रति किलोमीटर जनघनत्व वाला देश का एकमात्र जिला कौन सा है? दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना अनुसार एक व्यक्ति प्रति किलोमीटर जनघनत्व वाला देश का एकमात्र जिला कौन सा है? दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय औसत की तुलना में साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट कम है?
आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय औसत की तुलना में साक्षरता दर लिटरेसी रेट कम है? आंध्र प्रदेश। भारत की गिनती जनांकीय लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले देश के रूप में की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ 15 से 64 वर्ष से कम आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। भारत की गिनती जनांकीय लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले देश के रूप में की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ 15 से 64 वर्ष से कम आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की जनगणना 2011 में अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या सर्वाधिक अंकित की गई? मध्य प्रदेश। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की जनगणना 2011 में अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या सर्वाधिक अंकित की गई? मध्य प्रदेश। भारत में जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी निरंतर बढ़ा है। भारत में जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी निरंतर बढ़ा है। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का घनत्व सबसे कम है? अंडमान और निकोबार। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का घनत्व सबसे कम है? अंडमान और निकोबार। वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के लिंगानुपात में कितनी कमी हुई? 8। वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के लिंगानुपात में कितनी कमी हुई? 8। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतराल है 16.30% का। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतराल है 16.30% का। जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है? 0 से 14 वर्ष आयु समूह। जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है? 0 से 14 वर्ष आयु समूह। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है सरचिप, मिजोरम। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है सरचिप, मिजोरम। वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर। वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर। निम्न में से किस राज्य ने मृत्यु गणना की शुरुआत की है? कर्नाटक। निम्न में से किस राज्य ने मृत्यु गणना की शुरुआत की है? कर्नाटक। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं जनांकीय संक्रमण। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं जनांकीय संक्रमण। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? 17.70%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? 17.70%। यदि जन्म एवं मृत्यु दर समान है तथा अंतः या बाह्य प्रव्रजन नहीं होता है तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे कहा जाता है जनसंख्या की स्थिरता। यदि जन्म एवं मृत्यु दर समान है तथा अंतः या बाह्य प्रव्रजन नहीं होता है तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे कहा जाता है जनसंख्या की स्थिरता। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में लिंगानुपात वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक है? झारखंड। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में लिंगानुपात वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक है? झारखंड। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जो एक लक्ष्य था कि वर्ष 2045 तक जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त कर ली जाएगी, अब यह लक्षित वर्ष रखा गया है 2070। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जो एक लक्ष्य रखा था वर्ष 2045 तक जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त कर ली जाएगी, अब यह लक्षित वर्ष रखा गया है 2070।
वर्ष 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त धार्मिक आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है? सिख। वर्ष 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त धार्मिक आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है? सिख। वर्ष 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। वर्ष 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजनन TFR दर है 2.4। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजनन दर है 2.4। भारत में नगरीकरण अर्बेनाइजेशन से जन्म और मृत्यु दर दोनों घटी है। भारत में नगरीकरण अर्बेनाइजेशन से जन्म और मृत्यु दर दोनों घटी है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या की प्रतिशतता है 31.2। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या की प्रतिशतता है 31.2। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दर एवं नगरीकरण के स्तर में भारत में द्वितीय स्थान पर है? मिजोरम। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दर एवं नगरीकरण के स्तर में भारत में द्वितीय स्थान पर है? मिजोरम। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? जन्म नियंत्रण। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? जन्म नियंत्रण। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता न्यूनतम थी? हिमाचल प्रदेश। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता न्यूनतम थी? हिमाचल प्रदेश। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहले महाराष्ट्र होगा, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश और फिर गुजरात। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र में नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है एवं उसके पश्चात है उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र में नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है एवं उसके पश्चात है उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत प्रतिशतता वाला राज्य कौन सा है? गोवा। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत प्रतिशतता वाला राज्य कौन सा है? गोवा। नगरीकरण अर्बेनाइजेशन की दृष्टि से भारत है मध्य निम्न नगरीकृत देश। नगरीकरण अर्बेनाइजेशन की दृष्टि से भारत है मध्य निम्न नगरीकृत देश। किस केंद्र शासित राज्य में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या निवास करती है? लक्षद्वीप। किस केंद्र शासित राज्य में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या निवास करती है? लक्षद्वीप। निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख प्लस से के नगरीय समूह नहीं है? ओडिशा। निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख प्लस के नगरीय समूह नहीं है? ओडिशा। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग्मों में से किसमें दर्शित हुई? मुंबई एवं दिल्ली। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग्मों में से किसमें दर्शित हुई? मुंबई एवं दिल्ली। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला प्रदेश कौन सा है? बिहार। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला प्रदेश कौन सा है? बिहार। भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात वर्ष 2011 है 14.2%।
भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात वर्ष 2011 है 14.2%। किसने कहा था कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है? एडवर्ड वीट ने। किसने कहा था कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है? एडवर्ड वीट ने। वर्ष 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई? नागालैंड। वर्ष 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य में की जनसंख्या में कमी आई? नागालैंड। अध्याय 15 अंतरराष्ट्रीय संगठन, समूह एवं समझौता, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप्स एंड एग्रीमेंट्स। यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? कोपेनहेगन। यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? कोपेनहेगन। वर्तमान में विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के कितने सदस्य देश हैं? 189। वर्तमान में विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के कितने सदस्य देश हैं? 189। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट WDR एक वार्षिक प्रकाशन है अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट WDR एक वार्षिक प्रकाशन है अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक के कारोबार सुगमता सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का उप सूचकांक नहीं है? कानून और व्यवस्था बनाए रखना। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक के कारोबार सुगमता सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का उप सूचकांक नहीं है? कानून और व्यवस्था बनाए रखना। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है चीन की। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है चीन की। विश्व आर्थिक संभावना, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट आवधिक रूप से निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? विश्व बैंक। विश्व आर्थिक संभावना, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट आवधिक रूप से निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? विश्व बैंक। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है वॉशिंगटन में। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है वॉशिंगटन में। विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति है पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था। विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति है पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था। हरा सूचकांक, ग्रीन इंडेक्स विकसित किया गया है विश्व बैंक द्वारा। हरा सूचकांक, ग्रीन इंडेक्स विकसित किया गया है विश्व बैंक द्वारा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई? ब्रेटन वुड्स समझौता। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई? ब्रेटन वुड्स समझौता। भारतीय अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना? वर्ष 1945 में। भारत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना? वर्ष 1945 में। पत्र स्वर्ण, पेपर गोल्ड का अर्थ है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार। पत्र स्वर्ण, पेपर गोल्ड का अर्थ है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच है WTO। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच है WTO। संयुक्त राष्ट्र मुद्रा और वित्तीय सम्मेलन, यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, जिसमें IBRD, GATT और IMF की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, सामान्यतः क्या कहलाता है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र मुद्रा और वित्तीय सम्मेलन, यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, जिसमें IBRD, GATT और IMF की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, सामान्यतः क्या कहलाता है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। व्यापक आधार
युक्त व्यापार और निवेश करार, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट BTIA कभी कभी समाचारों में भारत और निम्नलिखित में से किस एक के बीच बातचीत के संदर्भ में दिखाई पड़ता है? यूरोपीय संघ, व्यापक आधार युक्त व्यापार और निवेश करार, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट BTIA कभी कभी समाचारों में भारत और निम्नलिखित में से किस एक के बीच बातचीत के संदर्भ में दिखाई पड़ता है? यूरोपीय संघ। ट्रिम्स का पूरा नाम है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ट्रिम्स का पूरा नाम है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। विश्व व्यापार संगठन WTO जिसका अंग है वह है गेट सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन का। विश्व व्यापार संगठन WTO जिसका अंग है वह है गेट सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन का। निम्नलिखित देशों में से कौन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है? सर्बिया। निम्नलिखित देशों में से कौन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है? सर्बिया। विश्व व्यापार संगठन के दोहा चक्र में केंद्रीय मुद्दा रहा है कृषि से संबंधित मुद्दे। विश्व व्यापार संगठन के दोहा चक्र में केंद्रीय मुद्दा रहा है कृषि से संबंधित मुद्दे। विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौते के मुख्य 3 स्तंभों में निम्नांकित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? डंपिंग रोधी व प्रतिपूरक चुंगियां। विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौते के मुख्य 3 स्तंभों में निम्नांकित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? डंपिंग रोधी व प्रतिपूरक चुंगियां। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कभी कभी समाचारों में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स शब्द देखने को मिलते हैं? WTO मामला। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कभी कभी समाचारों में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स शब्द देखने को मिलते हैं? WTO मामले में। गेट का तात्पर्य है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। गेट का तात्पर्य है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक HDI सर्वप्रथम विकसित किया गया? UNDP द्वारा। निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक HDI सर्वप्रथम विकसित किया गया? UNDP द्वारा। ब्रिक्स के रूप में ज्ञात देशों को एक समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह से सही है और है? दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स समूह में अंत में शामिल हुआ, यह कथन सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल कथन 2 सही है। ब्रिक्स के रूप में ज्ञात देशों के एक समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह से सही है या है? दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स समूह में अंत में शामिल हुआ, यह कथन सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स देशों में से एक नहीं है? कनाडा नहीं है, ब्राजील, रूस और दक्षिण अफ्रीका है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स देशों में से एक नहीं है? कनाडा नहीं है, ब्राजील, रूस और दक्षिण अफ्रीका है। ब्रिक्स देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ था? रूस। ब्रिक्स देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ था? रूस में। निम्नांकित ब्रिक्स राष्ट्रों में से किसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? रूसी संघ। निम्नांकित ब्रिक्स राष्ट्रों में से किसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? रूसी संघ। शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन जिसमें भारत को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया संपन्न हुआ था अस्ताना में। शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन जिसमें भारत को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया संपन्न हुआ था अस्ताना में। दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता SAFTA का गठन किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1993 में। दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता SAFTA का गठन किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1993 में। नूतन विकास बैंक ब्रिक्स बैंक का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? KV कामत को।
नूतन विकास बैंक ब्रिक्स बैंक का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? केवी कामत। निम्नलिखित में से कौन खाड़ी सहयोग परिषद गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का सदस्य नहीं है? ईरान नहीं है, सऊदी अरब, ओमान और कुवैत है। निम्नलिखित में से कौन खाड़ी सहयोग परिषद यानी गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल का सदस्य नहीं है? ईरान नहीं है, सऊदी अरब, ओमान और कुवैत है। इन देशों में से कौन सी एक देश G8 समूह का सदस्य नहीं है? स्पेन। इन देशों में से कौन सी एक देश G8 समूह का सदस्य नहीं है? स्पेन नहीं है, फ्रांस, इटली और जर्मनी है। संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद UN सिक्योरिटी काउंसिल के 5 अस्थायी सदस्य कौन से हैं? चीन, फ्रांस, रूस, यूके और अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UN सिक्योरिटी काउंसिल के 5 अस्थायी सदस्य कौन से हैं? चीन, फ्रांस, रूस, यूके और अमेरिका। आसियान इसके लिए है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान इसके लिए है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। G15 है विश्व के विकासशील देशों का संगठन। G15 है विश्व के विकासशील देशों का संगठन। निम्न में से कौन नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है? ग्रेट ब्रिटेन। निम्न में से कौन नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है? ग्रेट ब्रिटेन। कौन सा देश G8 का सदस्य देश नहीं है? भारत। कौन सा देश G8 का सदस्य देश नहीं है? भारत। G8 मशकों का पहल संबंधित है मातृ एवं शिशु के स्वास्थ्य से। G8 मशकों का पहल संबंधित है मातृ एवं शिशु के स्वास्थ्य से। निम्नलिखित देशों में से कौन वर्ष 2021 में शंघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य बना है? ईरान। निम्नलिखित देशों में से कौन वर्ष 2021 में शंघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य बना है? ईरान। UNSC का तात्पर्य है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। UNSC का तात्पर्य है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। अधोलिखित में से कौन सा एक शेष से भिन्न है? सार्क। अधोलिखित में से कौन सा एक शेष से भिन्न है? सार्क। अध्याय 16 विविध मिसलेनियस। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI को छोड़कर भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में कितने बैंक हैं? 11। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI को छोड़कर भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में कितने बैंक हैं? 11। निम्नलिखित में से कौन दुग्ध का विपणन करता है? GCMMF। निम्नलिखित में से कौन दुग्ध का विपणन करता है? GCMMF। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया था वर्ष 1956 में। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया था वर्ष 1956 में। एक राष्ट्रीय मुहिम राष्ट्रीय गरिमा अभियान चलाई गई है मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने और मैला ढोने वाले कर्मियों के पुनर्वासन के लिए। एक राष्ट्रीय मुहिम राष्ट्रीय गरिमा अभियान चलाई गई है मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने और मैला ढोने वाले कर्मियों के पुनर्वासन के लिए। निम्नांकित में से कौन सा देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? जापान। निम्नांकित में से कौन सा देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? जापान। भारत में निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति है अल्फांसो। भारत में निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति है अल्फांसो। निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के मुख्य अर्थशास्त्री यानी चीफ इकोनॉमिस्ट के पद पर कार्यरत रहे? रघुराम राजन। निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के मुख्य अर्थशास्त्री चीफ इकोनॉमिस्ट के पद पर कार्यरत रहे? रघुराम राजन। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? रेखी समिति निर्यात और आयात का सरलीकरण यह सही सुमेलित नहीं है। गोईपुड़िया समिति बैंकिंग सेवा सुधार सही है।
नागजुन दप्पा समिति रेलवे किराया सही है। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन सही है। निम्न युग्मों से कौन सा सुमेलित नहीं है? रेखी समिति निर्यात और आयात का सरलीकरण या सही सुमेलित नहीं है। गोईपोड़िया समिति बैंकिंग सेवा सुधार सही है। नागजुन-दप्पा समिति रेलवे किराया सही है। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन भी सही है। कभी कभी समाचारों में आने वाली गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट संबंधित है पश्चिम घाटों के संरक्षण से। कभी कभी समाचारों में आने वाली गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट संबंधित है पश्चिमी घाटों के संरक्षण से। रिजर्व बैंक के उस गवर्नर का नाम बताइए जो वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे। सीडी देशमुख। रिजर्व बैंक के उस गवर्नर का नाम बताइए जो वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे। सीडी देशमुख। व्यय प्रबंधन आयोग एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विमल जालान। व्यय प्रबंधन आयोग एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विमल जालान। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे हम लोग। दत्त समिति 1969 औद्योगिक लाइसेंसिंग से संबंधित है। वांचू समिति 1971 प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। राजमन्नार समिति 1971 केंद्र राज्य संबंध। चक्रवर्ती समिति 1985 मौद्रिक प्रणाली। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। एक बार फिर से देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से एक बार फिर से मिलाएंगे। दत्त समिति 1969 औद्योगिक लाइसेंसिंग। वांचू समिति 1971 प्रत्यक्ष कर। राजमन्नार समिति 1971 केंद्र राज्य संबंध और चक्रवर्ती समिति 1985 मौद्रिक प्रणाली। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। कंपनी द्वारा लाभांश डिविडेंड की घोषणा की जाती है अभिदत्त यानी सब्सक्राइब्ड पूंजी पर। कंपनी द्वारा लाभांश डिविडेंड की घोषणा की जाती है अभिदत्त यानी सब्सक्राइब्ड पूंजी पर। सार्वभौमिक स्वर्ण बॉन्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? निवेशित राशि की वापसी केवल रुपयों में ही प्राप्त की जा सकेगी। सार्वभौमिक स्वर्ण बॉन्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? निवेशित राशि की वापसी केवल रुपयों में ही प्राप्त की जा सकेगी। केंद्र सरकार की हृदय योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विरासत शहरों का विकास व उनमें आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने से। केंद्र सरकार की हृदय योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विरासत शहरों का विकास व उनमें आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने। भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया था? जुलाई 1969 में। भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया था? जुलाई 1969 में। बैंक बोर्ड ब्यूरो बीबीबी के गठन का उद्देश्य है विकल्प बी और सी दोनों, यानी सार्वजनिक बैंकों की कार्य प्रणाली में सुधार लाना और बैंकों के एनपीए की समस्या के समाधान हेतु सलाहकार के रूप में कार्य करना। बैंक बोर्ड ब्यूरो बीबीबी के गठन का उद्देश्य है विकल्प बी और सी दोनों, सार्वजनिक बैंकों की कार्य प्रणाली में सुधार लाना और बैंकों के एनपीए की समस्या के समाधान हेतु सलाहकार के रूप में कार्य करना। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ आईडीए को। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ आईडीए को। भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत है? उपयुक्त सभी, यानी सहकारी समितियां, व्यापारिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत है? उपयुक्त सभी, सहकारी समितियां, व्यापारिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। व्हाइट लेवल एटीएम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? यह किसी गैर बैंकिंग निकाय द्वारा स्थापित एटीएम है। व्हाइट लेवल एटीएम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है?
यह किसी गैर बैंकिंग निकाय द्वारा स्थापित एटीएम है। निजी क्षेत्र में देश में पहला निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहाँ स्थापित किया गया था? नोएडा में। निजी क्षेत्र में देश में पहला निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहाँ स्थापित किया गया था? नोएडा में। 15वें वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह। 15वें वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन का अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह। निर्धनता को एक सामाजिक समस्या बनाया गया है, जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी कौन थे? चार्ल्स बूथ। निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है, जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी कौन थे? चार्ल्स बूथ। किसी देश का भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी किसका व्यवस्थित अभिलेख है? किसी निर्धारित समय के दौरान सामान्यतः एक वर्ष में किसी देश का समस्त आयात और निर्यात का लेन देन। किसी देश का भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी किसका व्यवस्थित अभिलेख है? किसी निर्धारित समय के दौरान सामान्यतः एक वर्ष में किसी देश का समस्त आयात और निर्यात का लेन देन। निम्नलिखित में से कौन सतत विकास लक्ष्य एसडीजी हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? अंतरिक्ष अनुसंधान। निम्नलिखित में से कौन सतत विकास लक्ष्य एसडीजी हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? अंतरिक्ष अनुसंधान। निम्नलिखित संस्थाओं को उनके स्थापना वर्ष से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएंगे। भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम 1955, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 1964, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक 1985, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 1994। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित संस्थाओं को उनके स्थापना वर्ष से सुमेलित कीजिए। भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम का स्थापना 1955 में हुआ। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का स्थापना 1964 में हुआ। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक का स्थापना 1985 में हुआ और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का स्थापना 1994 में हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सशक्त योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? बैंकिंग सेक्टर। सशक्त योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? बैंकिंग सेक्टर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में स्थान के नाम और सूची 2 में उनसे संबंधित उद्योग के नाम दिए गए हैं। इसका मिलान करेंगे। विशाखापट्टनम पोत निर्माण, मूड़ी एल्यूमिनियम, गुरुग्राम मोटर गाड़ियां, पनिकी उर्वरक। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में स्थान के नाम और सूची 2 में उद्योग के नाम दिए गए हैं। इसका मिलान कर लेंगे। विशाखापट्टनम पोत निर्माण, मूड़ी एल्यूमिनियम, गुरुग्राम मोटर गाड़ियां और पनकी उर्वरक। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। किसी उत्पाद पर दिए गए प्रमाणन चिन्ह इको मार्क से तात्पर्य होता है पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। किसी उत्पाद पर दिए गए प्रमाणन चिन्ह इको मार्क से तात्पर्य है पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे। इको मार्क पर्यावरण गुणवत्ता, हॉलमार्क स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता, रग मार्क बाल श्रम प्रतिषेध और एग मार्क कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से फिर से मिलाएंगे। इको मार्क पर्यावरण गुणवत्ता, हॉलमार्क स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता, रग मार्क बाल श्रम प्रतिषेध और एग मार्क कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। संवेदी सूचकांक सेंसेक्स में वृद्धि का तात्पर्य है बंबई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत एक कंपनी समूह के शेयरों के समग्र मूल्य में
वृद्धि। संवेदी सूचकांक सेंसेक्स में वृद्धि का तात्पर्य है मुंबई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत एक कंपनी समूह के शेयरों के समग्र मूल्य में वृद्धि। भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में निम्नलिखित में से कौन सा एक मद समूह सम्मिलित है? विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण विशेष आहरण अधिकार एसडीआर तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत की आरक्षित अवस्थिति यानी रिजर्व ट्रेंच। भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में निम्नलिखित में से कौन सा एक मद समूह सम्मिलित है? विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण विशेष आहरण अधिकार एसडीआर तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत की आरक्षित अवस्थिति यानी रिजर्व ट्रेंच। सूची 1 को तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चलिए सूची 1 को फिर से सूची 2 से मिला लेंगे। सिंगरौली कोयला, कजरहट सीमेंट, कोयली तेल और आनंद दूध। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सूची 1 तथा सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक बार फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाएंगे। सिंगरौली कोयला, कजरहट सीमेंट, कोयली तेल और आनंद दूध। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी में निहित है उपयुक्त सभी यानी दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण। भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी में निहित है उपयुक्त सभी दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में नगर के नाम और सूची 2 में उनसे संबंधित उद्योग के नाम दिए गए हैं जिसका हम लोग मिलान करेंगे। कोयम्बटूर सूती वस्त्र, राउरकेला लौह इस्पात, कपूरथला रेल डब्बा और बरौनी तेल शोधन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में नगर के नाम, सूची 2 में उद्योग दिए गए हैं। फिर से मिलान कर लेंगे। कोयम्बटूर सूती वस्त्र, राउरकेला लौह इस्पात, कपूरथला रेल डिब्बा, बरौनी तेल शोधन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? टिस्को। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? टिस्को। एलबीएस एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से की अग्रणी बैंकिंग योजना। एलबीएस एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से किए हैं अग्रणी बैंकिंग योजना। व्यावसायिक संपत्तियों के न्यासित सिद्धांत का प्रतिपादन किया महात्मा गांधी ने। व्यावसायिक संपत्तियों के न्यासिता सिद्धांत का प्रतिपादन किया महात्मा गांधी ने। विश्वसनीय प्रतिभूतियों ट्रस्टेड सिक्योरिटीज से तात्पर्य है ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो। विश्वसनीय प्रतिभूतियों ट्रस्टेड सिक्योरिटीज से तात्पर्य है ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो। वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित किया जा सकता है उपयुक्त सभी के द्वारा। वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित किया जा सकता है उपयुक्त सभी के द्वारा यानी योग्य लाभार्थियों को विशिष्ट साख पत्र जारी करके, निम्न आय वर्ग के लोगों को शून्य अथवा न्यूनतम अवशेष से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करके और कम आय वाले लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करके। ई व्यापार ई ट्रेड का क्या अर्थ है? इंटरनेट द्वारा व्यापार। ई व्यापार ई ट्रेड का क्या अर्थ है? इंटरनेट द्वारा व्यापार। 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुदान सहायता के लिए 2021 से 26 अवधि के लिए अनुशंसित धनराशि में सर्वाधिक हिस्सा निम्नलिखित में से किसका है? स्थानीय निकाय अनुदान। 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुदान सहायता के लिए 2021 से 26 अवधि के लिए अनुशंसित धनराशि में सर्वाधिक हिस्सा निम्नलिखित में से किसका है? स्थानीय निकाय अनुदान का।
केंद्र सरकार के एक महत्वपूर्ण विभाग का शब्द संक्षेप दीपम किस विभाग से संबंधित है? विनिवेश। केंद्र सरकार के एक महत्वपूर्ण विभाग का शब्द संक्षेप दीपम किस विभाग से संबंधित है? विनिवेश। सुपर 301 किससे संबंधित है? मुक्त व्यापार में अवरोध। सुपर 301 किससे संबंधित है? मुक्त व्यापार में अवरोध। इनमें से किसने लुप्त होती महिलाएं यानी मिसिंग विमेन का विचार दिया? अमर्त्य सेन ने। इनमें से किसने लुप्त होती महिलाएं मिसिंग वुमेन का विचार दिया? अमर्त्य सेन। भारत का भुगतान संतुलन ठीक किया जा सकता है उपयुक्त सभी के द्वारा यानी घरेलू मुद्रा के अवमूल्यन के द्वारा, निर्यात को बढ़ाकर और आयात प्रतिस्थापन के द्वारा। भारत का भुगतान संतुलन ठीक किया जा सकता है उपयुक्त सभी के द्वारा, घरेलू मुद्रा के अवमूल्यन के द्वारा, निर्यात को बढ़ाकर और आयात प्रतिस्थापन के द्वारा। राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा प्राप्त करती है उसे जमा किया जाता है सार्वजनिक लेखा निधि में। राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा प्राप्त करती है उसे जमा किया जाता है सार्वजनिक लेखा निधि में। स्टैगफ्लेशन क्या है? मंदी के साथ मुद्रास्फीति। स्टैगफ्लेशन क्या है? मंदी के साथ मुद्रास्फीति। दृष्टि 2025 का संबंध है खाद्य उत्पादन में वृद्धि से। दृष्टि 2025 का संबंध है खाद्य उत्पादन में वृद्धि से। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए किन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है वे वसूली कीमतों के नाम से जानी जाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है वे वसूली कीमतों के नाम से जानी जाती है। केंद्र सरकार के एक महत्वपूर्ण विभाग का शब्द संक्षेप